एक बार आज फिर से मौजूद हूँ आप लोगों के बीच कैंपस कनेक्ट में, क्योंकि कैंपस कनेक्ट है यूथ से रिलेटेड और आप लोगों की सारी बातों से रिलेटेड। आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं हम, साथ साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताते हैं। इस वक्त चल रही है किताब अच्छा बोलने की कला, जो कि है डेल कार्नेगी की लिखी हुई। तो लेकर आता हूँ उसका भाग 3, जो बाकी बचा हुआ भाग है। आप उस गाइड के बारे में कैसा सोचेंगे जो आपको न्यूयॉर्क घुमाने के नाम पर सड़क के किनारे से चीनी, धोबी घाट और जूते चमकाने वाली दुकानों का दर्शन करवाने लगे। दर्शकों का ध्यान भाषण की ओर आकर्षित करने की केवल एक ही विधि है, या तो उजागर करने के लिए कोई सच्चाई हो या मनोरंजन का मसाला हो। यदि वक्ता का भाषण निरर्थक एवं उबाऊ है तो दर्शकों में महत्वपूर्ण सीख के व्याख्यान को सुनने का ना तो जोश बचेगा और ना ही जिंदादिली। कभी कभी ज़्यादा बल दर्शाने के लिए शब्द के हर एक अक्षर पर समान जोर देना गलत नहीं होता, जैसे कि निम्नलिखित वाक्य में पूर्ण रूप से बल दिया गया था। मैं आपकी प्रार्थना पूर्ण रूप से खारिज करता हूँ। इस प्रकार किसी अति महत्वपूर्ण वाक्य को विशेष महत्व देने के लिए प्रत्येक शब्द पर बल डाला जा सकता है। इसी सिद्धांत के जरिए दर्शकों को आकर्षित करना आसान होता है। इस मौके पर पैट्रिक हेनरी की प्रसिद्ध कहानी के अंतिम भाग को उदाहरण के तौर पर पेश करना सही होगा। सेंटेंस में मौजूद किसी एक शब्द पर जोर देने से उसका सही और गलत प्रभाव महसूस किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य है कि निम्नलिखित वाक्यों में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे विभिन्न शब्दों पर जोर देने से वाक्य का भाव पूर्ण रूप से बदल जाता है। इस बसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, लेकिन मकान नहीं खरीदा जा सका। इस बसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, लेकिन कोई रुकावट आ गई। इस बसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, इधर से उधर किराए पर रहने की जगह। इस बसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, कोई मोटर कार नहीं, केवल मकान। इस बसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, अगली वसंत तक टालने की इच्छा नहीं थी। इस बसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, बसंत में, ठंडे के मौसम में नहीं। जब समाचार पत्रों में महान युद्ध के बारे में लिखा जाना शुरू किया गया तो एक ही तथ्य बार बार जोर उस पर नहीं दिया गया। हर नए लेख में नई सूचना या नया दृष्टिकोण प्रकाशित करने की कोशिश की गई। सुबह के संस्करण में जिस खबर को ज़्यादा महत्व दिया गया, दोपहर के संस्करण में वही खबर कम महत्व की खबर के तौर पर पेश की गई। भाषण के दौरान कहाँ ज़्यादा जोर देना है, यह सिद्धांत सटीक रूप से इस महत्व को प्रदर्शित करता है। एक ही विचार पर बार बार जोर नहीं देना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी महत्वपूर्ण घटना पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि भाषण के दौरान जोर देने के नियम किसी खूंटे से बंधे हुए नहीं होते। भाषण में किस शब्द, वाक्य और भाव पर ज़्यादा जोर दिया जाए, यह वक्ता की शैली पर आधारित होता है, यानी कि बोलने वाले की शैली पर। एक वक्ता भाषण के जरिए जो व्याख्यान करता है, जरूरी नहीं कि अन्य वक्ता उसी भाषण के जरिए समान भाव पैदा करे। इस बात का भी आकलन नहीं किया जा सकता कि कौन सा व्याख्यान सही है और कौन सा गलत। यह सिद्धांत वक्ता के ज़हन की उपज होते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, अब लेकर आया हूं आप लोगों के पास पार्ट 4 भाग 4, स्वर बदलने की कुशलता। जैसा कि सब जानते हैं, कंठ की स्थिति बदलने से ऊंचे, नीचे या मध्यम स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है। भाषण के दौरान न केवल इसका उपयोग एक जैसे उच्चारण के लिए, बल्कि चिल्लाहट, एकाक्षर, ओह, उफ जैसे भाव, शब्द और एक ही स्वर में बोले जाने वाले वाक्यों के लिए भी किया जाता है। महत्वपूर्ण है कि इस अंतर को समझा जाए। एक दक्ष वक्ता न केवल लगातार उपयोग में आने वाले शब्दांश, अध्याय 7 को अगर हम देख के बात करें, विभक्ति द्वारा कुशलता, बल्कि भाषण के अलग अलग शब्द और शब्दों के समूह को विभिन्न स्वर से अलंकृत करता है। हम इस अध्याय में इसी विषय के विशेष चरणों पर ध्यान दे रहे हैं। विचार में बदलाव के साथ स्वर में भी बदलाव की आवश्यकता होती है, चाहे वक्ता इस सिद्धांत का होशोहवास में, अनजाने में या अवचेतना की स्थिति में प्रयोग करे। लेकिन ये वो शुद्ध आधार है जिसके माध्यम से स्वर में बदलाव पैदा होता है। इसके बावजूद आमतौर पर वक्ता इस नियम का उल्लंघन करते रहे हैं। एक अपराधी राष्ट्र के कानून की अवहेलना करते हुए भी दंड से बच सकता है, लेकिन भाषण के नियमों की अवहेलना करने वाले वक्ता को कम प्रभावशाली होने के नाते यह दंड भुगतना ही पड़ता है। ऐसे वक्ता के बेगुनाह दर्शकों को भाषण में एक रूपता के दंश को झेलना पड़ता है। एक रूपता यदि, यानी कि मोनोटोनस हो रहा है आपका भाषण, एक रूपता यदि वक्ता के लिए पाप के समान है तो दर्शकों के लिए महामारी से कम नहीं, यानी कि आपके मोनोटोनी। स्वर में बदलाव करने की कला लगभग सभी नौसिखियों के लिए अड़चन का काम करती है, यहाँ तक कि बहुत से निपुण वक्ताओं के लिए भी। तब वो ज़्यादा प्रखर हो जाती है जब भाषण को कंठस्थ याद किया जाए। यदि आप स्वर की एक रूपता के प्रभाव को समझना चाहते हैं तो पियानो के एक ही स्वर को बार बार बजाते रहें। निसंदेह आपको बोरियत का आभास होने लगेगा। स्वाभाविक रूप से बोलने की क्रिया में स्वर के निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक कई आयाम होते हैं। इन स्वरों का स्वाभाविक ज्ञान होने के बावजूद किसी को कोई हक नहीं कि दर्शकों में एक रूप, स्वर और शैली से उबाऊ भावना पैदा करने का मौका प्रदान करें।
इसमें कोई दो राय नहीं कि धुन की रचना में एक विशेष लय संगीत की खूबसूरती का आधार बन सकती है। धुन में एक आधारभूत लय के मुताबिक ही बाकी स्वरों का ताना बाना बुना जाता है। इस प्रकार धुन में सामंजस्य तैयार किया जाता है। यही वजह है कि धार्मिक संस्कार के उद्देश्य से बनाई गई धुन में पवित्रता का आभास होता है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर भाषण देने वाले वक्ता को एक रूपता से बचना चाहिए, क्योंकि भाषण का एक जैसा ढंग ऊब पैदा करता है। निरंतर स्वर बदलने की कला प्राकृतिक उपहार है। भाषण देने की कला में दक्षता हासिल करने के लिए प्राकृतिक नियमों को समझना बेहद आवश्यक है। ध्यान से सुनिए कि चिड़िया कैसे चहचहाती हैं। किस चिड़िया के कंठ से सबसे कर्णप्रिय स्वर निकलता है? कुछ चिड़िया बेहद सुरीली होती हैं, लेकिन स्वर में उतार चढ़ाव ना के बराबर होता है। जबकि कैनरी, लार्क और बुलबुल जैसी चिड़ियों के स्वर में न केवल उतार चढ़ाव होता है, बल्कि असीम प्रतिभा होती है, बल्कि स्वरों को बदलने की बंदिश बनाने का भी गुण होता है। यहाँ तक कि चिड़ियों की बेरोक टोक मधुर चहचहाहट पागलपन की हद तक मधुर प्रतीत होती है। छोटा बच्चा अचानक एक ही स्वर में बोलना शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे स्वर बदलने लगता है। अपने घर के आसपास रहने वाले छोटे बच्चों के स्वरों में होने वाले इस निरंतर बदलाव पर गौर से ध्यान दीजिए। खास बात यह है कि युवाओं की लापरवाह बातचीत को ध्यान से सुनते वक्त स्वरों के कई बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित पंक्ति को बोल रहा है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रभाव पैदा नहीं हो पा रहा है। याद रखें, यहाँ हम इस शब्द से संबंधित विभक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस सामान्य स्वर की चर्चा कर रहे हैं जिसमें मुहावरे पढ़े जाते हैं। मैं अपनी छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए कल निकलना पसंद करूंगा। धीमा स्वर, लेकिन अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। ऊंचा स्वर, मैं अभी भी यही सोचता रहा हूं कि मेरे पास काफ़ी समय बचा है, तो मेरे जाने की तैयारी कभी पूरी नहीं हो सकती है। इस वाक्य को पहले से अंकित किए गए, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वरों के मुताबिक दोहराया जाए, फिर साधारण वक्ता की तरह स्वर के उतार चढ़ाव के बिना बोला जाए, तो फिर दोनों ढंग से बोले गए वाक्यों के परिणाम का आकलन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए कल निकलना पसंद करूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं अभी भी ये सोचता रहूं कि मेरे पास काफ़ी समय बचा है, तो मेरी जाने की तैयारी कभी पूरी नहीं हो सकती। इस वाक्य को पहले अंकित किए गए स्वरों के मुताबिक दोहराएं, फिर साधारण वक्ता की तरह स्वर के उतार चढ़ाव के बिना बोलें, फिर दोनों ढंग से बोले गए वाक्यों के परिणाम का आकलन करें। स्वरों में बदलाव की आवश्यकता है वो स्वयं महसूस की जा सकती है, लिहाजा इस सिद्धांत को जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करें। हालांकि स्वयं को एकरूपता यानी कि मोनोटोनी से उबारने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक बातचीत में व्यक्ति पहले विचार करता है और फिर विचार व्यक्त करने के लिए शब्दों का ताना बाना बुनता है, जबकि पहले से तैयार किए गए भाषण में वक्ता शब्दों का सही क्रम तैयार किया करता है। लेकिन यदि इसी प्रक्रिया को उलट कर दिया जाए तो क्या परिणाम भी बदल जाएंगे? बेहतर यह है कि भाव व्यक्त करने के लिए प्राकृतिक नियमों का इस्तेमाल किए जाएं। संकलन को उदासीन तरीके से अगर हम पढ़ें, इसके अर्थ को समझने के लिए एक बार भी ना रुकें। इस प्रक्रिया को हमें बार बार दोहराना चाहिए। ध्यान से समझने की कोशिश करें कि संकलन का क्या अर्थ है। विचार पर विश्वास करें, इसका प्रभावशाली व्याख्यान करने की कोशिश करें और कल्पना करें कि आप दर्शकों को संबोधित कर रहे हैं। यदि आपने निर्देशकों का और इन निर्देशों का सही ढंग से पालन किया है तो बार बार पढ़ने के अभ्यास से स्वरों में बदलाव महसूस किया जा सकता है। श्रम व्यक्ति को नहीं मारता, चिंता मारती है। श्रम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसी व्यक्ति के कंधों पर क्षमता से ज़्यादा बोझ नहीं रखा जा सकता। चिंता धार को नष्ट करने वाले जंग के समान होती है। यंत्र क्रांति से नहीं, घर्षण से नष्ट होते हैं। हेनरी वॉर्ड बीचर, ये उनका कोट है। स्वर में बदलाव से बल पैदा होता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बयान है। स्वर में विभिन्नता दर्शकों में रुचि पैदा करती है, यानी कि वर्सेटिलिटी, वेरिएशंस। लेकिन दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका है सही जगह पर बल का प्रयोग। महत्व देने योग्य शब्द या वाक्य पर सही एवं सटीक बल देना बेहद ज़रूरी होता है। एक महान विरोधाभास सदा ध्यान आकर्षित करता है। शिकागो के शोर शराबे वाले इलाके के मुकाबले सहारा के शांत इलाके में तोप की गूंज ज़्यादा भीषण प्रतीत होती है। इसे विरोधाभास का सटीक उदाहरण माना जा सकता है। कांग्रेस आगे क्या करने वाली है? अगर हम इसे ऊंचे स्वर में बोलें और नीचे स्वर आएगा, मुझे नहीं पता। भाषण के दौरान अचानक स्वर में बदलाव और वाक्य पर विशेष जोर दिए गए, इससे वक्ता सवाल की गंभीरता को दर्शाता है। इस गंभीरता को दर्शाने के लिए, जैसा कि मैंने इस लाइन को बोला था, अगर इसको उलट कर दिया जाए तो भी समान ही प्रभाव पैदा होगा। जैसे कि कांग्रेस आगे क्या करने वाली है, मुझे नहीं पता। दोनों विधियों का कुशलता से उपयोग किया जाए तो बेशक समान परिणाम हासिल किया जा सकता है।
अधिकतर वक्ता बेहद तेज स्वर में बोलते हैं। शेक्सपियर के मुताबिक शीतल, नम्र और मंद आवाज़ महिलाओं का उत्तम गुण है। इसका महत्व पुरुषों के लिए भी कम नहीं है। सशक्त आवाज़ के लिए ना तो उसका भारी होना ज़रूरी होता और ना ही बेहद विनम्र होना। अंततः स्वर में विभिन्नता लाने के लिए कई और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। ऊंचे स्वर में गाएं, फिर स्वर को धीमा कर लें। इसी तर्ज पर गाते समय स्वर को घटाते बढ़ाते रहें। स्वर बदलने की इस कला का बोलते समय भी अभ्यास करें। भाषण के दौरान हल्के, माध्यम एवं ऊंचे स्वर का इस्तेमाल स्वयं की रुचि और पसंद के मुताबिक होना चाहिए। ये था आज का कैंपस कनेक्ट आप सब लोगों के लिए। जारी रखूंगा अच्छा बोलने की कला किताब का अगला अंश कल।